हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे, सितंबर मंथ 2024 का पूरा करंट अफेयर्स। इसके पहले मंथली करंट अफेयर्स की आपकी जनवरी से लेके अगस्त तक की सारी क्लासेज आ चुकी हैं। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने भी वो क्लासेज नहीं देखी हैं वो जाके देख लें। करंट अफेयर्स हम इतने अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं कि उस मंथ के करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? आदर्श सौर गांव। आप लोगों को पता है कि आदर्श सौर सिटी की भी यूपी गवर्नमेंट स्थापना कर रही है। 17 सिटी की स्थापना करनी थी, ठीक है। इसी के तहत ही आदर्श सौर गांवों की भी स्थापना करनी है। क्या है इसमें? अयोध्या में 5,000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को एक आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। और अयोध्या जिला में अगर आप देखो, टोटल 42 विलेजेज ऐसे हैं जिनकी आबादी 5,000 से ऊपर है, तो इन सभी को एक आदर्श सौर गांव की रूप में विकसित किया जाएगा। आदर्श गांव क्या होता है? किसी भी चीज में अगर हम आदर्श गांव के रूप में या आदर्श कोई भी सिटी के रूप में जब हम उसकी स्थापना करते हैं तो क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि वहां पर जो भी व्यवस्थाएं हम बनाएं, बाकी गांव वहां आके प्रेरणा ले सकें, देख सकें, लोग वहां प्रेरणा ले सकें। एक तरीके से वो मॉडल हमने प्रस्तुत कर दिया कि ऐसे हमें विकसित करना है। तो अयोध्या में भी ये बना रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य 50,000 सौर घर स्थापित करना। अब सपोज करो 5,000 की आबादी है, तो उसमें अगर 5 लोगों का एक परिवार मान लो तो 1,000 परिवार है, ठीक है। 1,000 परिवार रह रहे हैं। ऐसे करके इनको 50,000 सौर घर स्थापित करना है। अब एक परिवार सामान्यतः एक ही घर में रह रहा होगा, तो ऐसे 50,000 घर स्थापित करने हैं सारे गांवों को मिलाकर। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आप लोगों ने देखी होगी। इसी के तहत 50,000 घरों को सौर पैनलों से सुसज्जित करके अयोध्या को सौर शहर में बदलना है। अब आपको पता होगा, कोई भी काम होता है या कोई भी नया मिशन रखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि सारा फंड नया आ जाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल ही रही है, उसके तहत केंद्र सरकार भी सब्सिडी दे रही है, राज्य भी दे रही है, तो उसी के तहत ही सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को क्या होगा? 1 किलोवाट के सौर पैनल के लिए टोटल जो लागत आती है वो है 65,000 की। इनमें से 30,000 केंद्र सरकार देगी और 15,000 राज्य सरकार देगी। अगला सब टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश में फुटबॉल को मिलेगा बढ़ावा, ठीक है। अब फुटबॉल को बढ़ावा देना है तो क्या बनाना पड़ेगा? सबसे जो मेन जरूरत है वो है आप स्टेडियम बना के दे दो। आपने अगर बच्चों को मैदान दे दिया ना, अपने आप वो अपनी फुटबॉल लेके अपनी टीम लेके पहुंच जाते हैं और खेलते हैं। और जो व्यक्ति खेलेगा, ये चीज़ ऐसी है, जो खेलेंगे वही आगे जा पाएंगे। तो जितने भी मंडल हैं यूपी में, टोटल 18 मंडल हैं, सभी मंडल स्तरों पर नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। पहली चीज, ये स्टेडियम बनेंगे, ठीक है। राज्य के सभी 827 ब्लॉकों में फुटबॉल मैदान विकसित किए जाएंगे। मैदान और स्टेडियम में अंतर है। स्टेडियम जब बनता है तो बीच में होता है मैदान, अगल बगल सीटिंग, लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। कोई स्टेडियम बनना है तो मिनिमम समझ लो 100 से 200 करोड़। लेकिन फुटबॉल मैदान बनाना है तो क्या है, ज़मीन चाहिए, घास वगैरह विकसित कर दी, आराम से, मुश्किल से 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं आएगा, बढ़िया मैदान बन जाएगा। तो ये बनाए जाएंगे। कोलकाता की डर्बी। कोलकाता डर्बी क्या है? एक मैच का नाम होता है। कोलकाता डर्बी की मेजबानी के लिए लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम को पुनर्निर्मित किया जाएगा। क्या है कोलकाता डर्बी? भारत की दो सबसे लोकप्रिय फुटबॉल टीमें हैं। एक है ईस्ट बंगाल और दूसरी है मोहन बागान। ये जो मोहन बागान क्लब है ना, फुटबॉल क्लब, ये बहुत पुराना है। इन दोनों टीमों के बीच जो राइवलरी है ना, वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। 100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच राइवलरी। इनके बीच एक फुटबॉल मैच होता है जिसे बोलते हैं हम कोलकाता डर्बी। इसकी मेजबानी कहाँ होगी? लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, जिसे पुनर्निर्मित किया जाएगा। अगला आते हैं, इसी का ही पॉइंट है खेलो इंडिया। आप लोगों को पता होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स नेशनल गेम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो खेलो इंडिया है योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 और 18 में। जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की, मतलब 100% पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार योजना है। तीसरा है गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन, ठीक है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था, योगी जी भी वहाँ पे मौजूद थे। सैनिक स्कूल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लिमिटेड है, यूपी में अभी तक इसके पहले 4 थे, ये 5वां है। एक ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल आपका मथुरा में पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो 6वां मान लो उसको, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में है 5वां सैनिक स्कूल होगा। अन्य 4 कहाँ कहाँ है? झांसी में है, अमेठी में है, मैनपुरी में है, लखनऊ में। मैनपुरी में जो है वहाँ से अखिलेश यादव पढ़े हैं, है ना। लखनऊ में भी है। सैनिक स्कूलों को केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों से वित्तीय सहायता मिलती है। बोर्ड जो होता है वहाँ सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होती है, वहाँ का जो पाठ्यक्रम रहता है। जो सैनिक स्कूल होते हैं इनका प्रबंधन कौन करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल समिति द्वारा किया जाता है। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? एक तो पढ़ाई हो गई, दूसरा होता है बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से एनडीए वगैरह की जो परीक्षा है उनके लिए तैयार करना यहीं से। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम, स्वतंत्रता के पहले भी प्रीमियर यानी पीएम, प्रधानमंत्री बोला जाता था राज्यों के सीएम को, वो भी रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे सीएम रहे हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, बस इतना ही नाम जानते हैं लोग, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब चूंकि यूपी स्पेशल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो यूपी के व्यक्तित्वों को भी जानना है, और जो भी न्यूज में आपके रहेंगे हम उनके बारे में ऐसे ही डिटेल में आपको जानकारी देंगे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, ठीक है। तो इनकी हाल ही में 137वीं जयंती मनाई गई। ये विभिन्न पदों पर रहे हैं। जब संयुक्त प्रांत कहलाता था यूपी 1937 से 1939 तक, राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो ये यहाँ के प्रीमियर थे, ठीक है। प्रीमियर मतलब चाइना में बोला जाता है पीएम को प्रीमियर। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री 1946 से 1954 तक यूपी के सीएम भी रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री रहे 1955 से 61 तक, बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे। 1957 में देखो इनको भारत रत्न भी दे दिया गया था। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। चूंकि इस टाइम पे उत्तराखंड भी किसका पार्ट था? यूपी का ही पार्ट था, तो यूपी में ही हुआ था इनका। 18 वर्ष की उम्र में ही वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने लगे थे। स्वयं सेवक वो होता है जैसे कोई आशा नहीं होती, वॉलंटरली सेवा देता है, एकदम जाता है, काम करता है, बस ऐसे। वह गोपाल कृष्ण गोखले तथा मदन मोहन मालवीय को अपना आदर्श मानते थे। 1910 में इन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर दी थी और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ही वकालत शुरू की। एक चीज समझो, वकीलों का बड़ा भौकाल रहता है। वकील किसी भी देश को अगर स्वतंत्रता मिली होगी, सबसे ज्यादा अगर स्वतंत्रता सेनानी होंगे वो वकील होंगे, क्योंकि यही जो लोग होते हैं ना, जिनको कानून की समझ होती थी, जो लोग लड़ सकते थे, फाइट कर सकते थे। तो इंडियन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसमें भी वकील हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सब लोग वकील ही थे। CR दास, है ना, ये भी वकील थे। काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की थी। गोविंद बल्लभ पंत औपचारिक रूप से कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1921 में। और इस टाइम क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन, है ना। 20 में शुरू हो गया था और 22 में खत्म हो गया था, चौरी चौरा घटना के बाद। तो इसमें भी ये शामिल हुए। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, एक्चुअली प्रथम विश्व युद्ध का भी एक फैक्ट है जो नॉर्मली बुक में नहीं रहता है। प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी भारत के नेता थे, बड़े बड़े, गांधी जी समेत, सब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों के लिए सैन्य भर्ती के लिए भी आह्वान किया था, इनके लिए फंड भी जुटाया था। क्यों? क्योंकि इनको आशा थी कि आप लोग जैसे ही ये युद्ध समाप्त होगा, आप हमें क्या दोगे? स्वतंत्रता, स्वायत्तता, ठीक है। स्वायत्तता देने की इनको आशा थी सबको। कम से कम स्वतंत्रता नहीं दोगे तो हमें स्वायत्तता दोगे, डोमिनियन स्टेटस दोगे, ऐसी इन सबको आशा थी। तो इन्होंने, क्योंकि जिनके साथ इनका युद्ध चल रहा था वो और ज़्यादा खतरनाक थे, है ना, तो इन्होंने ये किया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन्होंने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए थे। सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि ये इस टाइम अंग्रेज कमज़ोर हैं, जब ये कमज़ोर हैं तो हम क्यों ना बाकी राष्ट्रों का साथ लेके इनको एकदम अच्छे से सुधार दें और स्वतंत्रता ले लें।
लेकिन गांधी जी इनके खिलाफ थे और गांधी जी ने इस टाइम पे भी उनकी सहानुभूति अंग्रेजों के समय थी, क्योंकि जो फांसीवादी थे हिटलर वगैरह, गांधी जी उनके ज़्यादा खिलाफ थे कि ये लोग आ जाएंगे तो और ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट बन गए, एक गांधी जी की सोच जो अंग्रेजों के साथ थे, एक प्रकार से स्वाभाविक रूप से वो कहाँ थे, दुनिया में साथ थे, कि दुनिया में जो विचारधारा दो गुटों के बीच में है, जिनके बीच में युद्ध हो रहा है, तो वो दूसरी विचारधारा के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस का तो पता ही है, इस टाइम जर्मनी भी गए थे, आप हिटलर से भी मिले थे, सारी चीज़ें इनका ये था, हमें दुनिया से लेना देना नहीं है, हमें खुद स्वतंत्रता चाहिए, ये सही समय है। तो इन दोनों गुटों में मतभेद थे, तो इन्होंने इनके बीच समझौता कराने का भी प्रयास किया था। 1942 से 1945 तक इन्हें अहमदनगर, ये जेल बहुत इंपॉर्टेंट जेल है, यहीं पर आपके नेहरू जी को भी रखा गया था। किला था एक्चुअली ये, इसको जेल बना दिया था। अंग्रेजों का एक अच्छा चीज़ यही था, वो सिखा के गए थे, जो भी अच्छे राजनेता थे ना, राजनीतिक बंदी बना दिया जाता था इनको, लेकिन बंदी इनको जेल में नहीं डाला जाता था, किसी घर को, गेस्ट हाउस को, किसी किले को ही जेल बना देते थे, वहाँ रखते थे सुविधाओं के साथ। तो राजनीतिक बंदियों के साथ खास तौर से जो शांतिपूर्ण रहते थे, दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं करते थे ये लोग। वही चीज़ अभी हम लोग देखते होंगे कि कोई भी राजनीतिक बंदी होता है जेल में, उसे सुविधाएं दे देते हैं, टीवी दे देते हैं, बेड दे देते हैं, है ना। तो ये अंग्रेज सिखा के गए हैं। अब आ जाते हैं अगले, डेटा भंडार केंद्र स्थापित करने में उत्तर प्रदेश का निवेश। यूपी सरकार ने बोला है कि हम यहाँ पर निवेश बढ़ाएंगे। यहाँ पर डेटा भंडार होता क्या, जो क्लाउड सर्विसेज आप देखते हो, जो भी चीज़ें आप इंटरनेट पर अपलोड करते हो या इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, वो सारी डेटा भंडारण एक जगह होता है। जो आप पर डे कोई चीज़ें करते हो उनका भंडारण होता है, तब आपको मिलती है। इसके लिए बड़े बड़ी मशीनरी, बड़ा बड़ा डेटा संचारित करने वाले भंडारण गृह बनते हैं, मेमोरी उसमें लगी होती हैं। तो ऐसा क्या होता था पहले, यूएसए, हमारा जो भी डेटा है यूएसए जाता था, ये वहीं पर ये लोग भंडारित करते थे। जब मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, वो उनका भंडारण जो ई कॉमर्स वाले हैं, वो आप यहीं पर करो, क्योंकि उस टाइम सुविधा नहीं थी, थोड़ी बहुत ढील दी। अब धीमे धीमे हमारे यहाँ भी केंद्र बन रहे हैं डेटा भंडारण के, खास तौर से नोएडा में। इस पे गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है, बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है, यूपी गवर्नमेंट और ज़्यादा दे रही है। तो एक हीरा नंदानी समूह था, सबसे पहले इन्होंने बना दिया, अडानी भी बना रहे हैं और भी कंपनियां बना रही हैं नोएडा में। तो ये जगह भी पूछी जा सकती है। डेटा सेंटर की संयुक्त क्षमता 900 मेगावाट होगी, जो यहाँ पे विकसित होंगे और नोएडा के पास स्थित होगा। और इस टाइम अगर आप देखो ना, तो पूरे देश की जो डेटा भंडारण क्षमता है वो भी 900 मेगावाट के आसपास ही है। और ऐसे कितने 30,000 करोड़ के कुल निवेश से 8 डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। कुछ भी पूछा जा सकता है आजकल। यूपी स्पेशल में आप लोग देख रहे हो कि यूपी स्पेशल में आपसे औद्योगिक नीति से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, है ना। ऐसी चीज़ों से, अब नीतियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं होम्योपैथी वाले पेपर में, यूपी ट्रिपल एससी में। तो हर चीज़ आनी जरूरी है। प्लस एक चीज़ पर और बात करनी है, बीपीओ का अभी जो भी स्टूडेंट है, फुल टेस्ट हुआ था हमारा 6 फरवरी को। टेस्ट बहुत सलीके से बनाया गया था। कुछ स्टूडेंट की ये थोड़ी सी कंप्लेन रहती, सर हमने ये पढ़ा था, यहाँ से नहीं पूछा। ये ध्यान रखो, हमारा हमेशा मोटो रहता है कि जो एकदम सिंपल चीज़ है, जहाँ कुछ भी खास आपको मेहनत नहीं करनी है, वो चीज़ें अगर आपकी पहले आ चुकी हैं तो हम रिपीट नहीं करते हैं। टेस्ट देने का मतलब है हमारा कि उसमें मैक्सिमम चीज़ें वो हों जो यहाँ पर ना हुई हो, रिपीट ना हो, जिससे आपके कंटेंट का एक पार्ट बने। ठीक है, और प्लस उस टेस्ट के चक्कर में आप लोग सब कुछ रिवाइज करो। तो टेस्ट जितने स्टूडेंट होंगे, मेरे पास फीडबैक आए, वो ये बोल रहे थे सर इस टेस्ट में बहुत मेहनत कराई है, बहुत तरीके से टेस्ट था और हर एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो जब टेस्ट का लेवल तो टफ था बिल्कुल, कट ऑफ कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो ध्यान रखो, अगर आप 50 नंबर, 50 और 50 प्लस आपके हैं तो आपकी पढ़ाई सही ट्रैक पर है। उसी को आगे बढ़ाओ, उसी तरह रिवीजन करो। जो जो आपके टेस्ट में गलत हुए, जिस पोर्शन से गलत हुए, उस पर वर्क करो, सुधार करो, वहाँ पर अपडेट करो। जिनके इससे कम है उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। ये टेस्ट का समझो एक प्रकार से टेस्ट का कट ऑफ था, यहाँ तक तो आपको पहुँचना होगा। जो कुछ टॉपर्स हैं वो पूछते हैं कि हमारा क्या हो, तो आपको क्या करना है, शुरुआती 1-2 स्टूडेंट छोड़ दो, उनके मार्क्स हो सकता है बहुत हाई हो गए हो। जो 3rd नंबर का स्टूडेंट है टॉप 3 में, उससे आपका गैप 10 नंबर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
जो टॉपर्स हैं ये उनके लिए। चलिए फिर से आ जाते हैं। यूपी और एमपी में 8 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग किया। यूपी और एमपी ने क्या किया, देखो यूपी का क्या है कि हमें 22 गीगावाट या 22,000 मेगावाट होता है, 22,000 मेगावाट यूपी का लक्ष्य है, उसी को गीगावाट में कन्वर्ट करो तो 22 गीगावाट आता है। इतना यूपी का लक्ष्य हमें आने वाले 4-5 साल में ये हमें प्राप्त करना है सौर ऊर्जा से। अब इसको प्राप्त करना है तो जैसा मैंने बोला सोलर पैनल लगाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है आपको जमीन, ऐसी जमीन जो बंजर हो, जहाँ पे ना फैक्ट्री लग सके ना खेती हो सके, ऐसी बड़ी मात्रा में जमीन हो। दूसरी चीज़ पानी चाहिए। पानी से क्या होगा, पैनल धोने पड़ते हैं, वो गंदे होते रहते हैं बार बार, तो उनकी जो सौर ऊर्जा से ऊर्जा बनाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी जब ऊपरी परत ही उनकी ढक जाएगी। तो पानी चाहिए। तो जब यूपी को ये चीज़ चाहिए तो यूपी के पास भी बुंदेलखंड रीजन में ज़मीन है बट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एमपी से सहयोग कर लिया। एमपी के पास ऐसी ज़मीन बहुत है। अब एमपी के पास कहाँ से आई ज़मीन, आप लोगों को पता हो, राजस्थान। इस टाइम राजस्थान है फर्स्ट पर क्षेत्रफल में, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने से पहले एमपी था। ठीक है, एमपी के पास बहुत ज़मीन है और वहाँ की जो जनसंख्या है वो 6 से 7 करोड़ के बीच में। जनसंख्या उतनी नहीं है, यूपी की तो 20 करोड़ प्लस जनसंख्या है। तो इनके पास ज़मीन बहुत है। दूसरी चीज़ बंजर ज़मीन बहुत है चंबल वाले रीजन में, बीहड़ हैं, बड़े बड़े खड्ड है, ऐसे देखो ऐसे है, यहाँ कुछ भी नहीं लगा सकते आप। तो यहाँ पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने समझौता किया, एमपी को संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन्होंने बोला कि एक कोई पर्सन पैसा खर्च करेगा, ये ज़मीन खर्च करेंगे, यहाँ पे लग जाएंगे। तो उत्पादित जो बिजली होगी दोनों राज्यों के बीच साझा की जाएगी। वो भी कैसे साझा की जाएगी, जब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो हर 6 महीने में उनकी अधिकतम मांग के मौसम के अनुसार होगी। एमपी में जो अधिकतम मांग होती है वो अलग महीनों में होती है तो उस टाइम उनको ज़्यादा दी जाएगी। यूपी में अलग महीनों में होती है तो इस टाइम इनको ज़्यादा दी जाएगी। प्रथम चरण में 2 गीगावाट की परियोजना विकसित की जाएगी, जिसके लिए मुरैना, देखो वही रीजन है चंबल वाला, मुरैना मध्य प्रदेश को संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश वर्ष 2027 तक 22 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है यूपी का, और वर्तमान में यह क्षमता कितनी है, केवल 6.8 गीगावाट है। अगले टॉपिक पर आते हैं। भारत तथा विश्व बैंक के मध्य समझौता हुआ है। तो भारत और विश्व बैंक के मध्य हुआ है। यूपी का क्या काम, यूपी कहीं ना कहीं होगा, देखते हैं कहाँ है। तो यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में जो आपके हाईवेज बन रहे हैं, ग्रीन हाईवेज, इनके लिए समझौता हुआ है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए, इसके निर्माण के लिए $500 मिलियन कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद देता है। मदद क्या, एक प्रकार लोन ही होता है, लेकिन इनके लोन की जो ब्याज दर होती है बड़ी कम होती है, तो वो एक प्रकार से मदद ही हो जाती है, आराम से चुकाते रहो। $500 मिलियन, ठीक है, इतने का हुआ। $1 मिलियन में 8 करोड़ के हिसाब से लगा लो तो 4,000 करोड़ उससे ज़्यादा का है ये। अगला है फैक्ट, नेपाल अकादमी एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मध्य समझौता हुआ है। इसमें क्या होगा, नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन के परस्पर अध्ययन के लिए नेपाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग में नई नियुक्तियां हुई हैं, वो जान लो। बबीता चौहान अध्यक्ष पहले बन गई थी ये तो, फिर 2 उपाध्यक्ष बनाई गई। एक है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव कौन है, मुलायम सिंह यादव की ये बहू है। मतलब इनके लड़का एक तो अखिलेश यादव है, एक थे इनके प्रतीक यादव। प्रतीक यादव की पत्नी है ये, बीजेपी में आ गई थी और बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा बोलती, बड़ी अच्छी नेता है, तो इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। और चारू चौधरी को एक्चुअली एक्सपेक्टेड है कि इनको इससे बड़ा पद दिया जाए, हो सकता है समय के साथ बीजेपी दे, बीजेपी पहले टेस्ट करती है। बीजेपी से याद आया, आज दिल्ली चुनाव के रिजल्ट आए हैं और आम आदमी पार्टी का हो गया सफाया। ये पार्टी, आप लोग तो दिल्ली में जो रह रहा होगा वो जान रहा होगा, ऐसा था कि इसको हराना एक प्रकार से नामुमकिन सा दिखता था आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले। ये लगता था ये बराबर रहेगी, यहाँ पे दिल्ली में इनको कोई टच नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग के लिए ऐसी योजनाएं दे रखी थी ना, जो लोग इनको वोट देते ही देते। बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को ट्रैवलिंग फ्री, है ना, मजदूरों के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे थे।
लेकिन इनको भी हटा दिया गया। इससे एक सीख मिलती है कि लाइफ में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ना आपकी जीत परमानेंट है, ना आपकी हार परमानेंट है। जो परमानेंट है आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपकी मेहनत, वो आप परमानेंट कर सकते हो कि आप लगातार मेहनत कर सकते हो। इस बड़े लेवल पे अगर आप देखो ना, थोड़ा सा फील करना बिल्कुल चांसेस ही नहीं थे। बीजेपी ये सारी चीज़ें सिखा के जा रही। कैसी भी पार्टी हो, स्टूडेंटों को नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी देने के मामले में हम लोग कोई भी सहमत नहीं है बीजेपी से, लेकिन इन लोगों की मेहनत, स्ट्रेटजी, जिस तरीके से जीतते जा रहे हैं ना, उससे सीख जरूर सकते हैं। समझ गए? जहाँ जीरो संभावनाएं होती हैं वहाँ ये हर चीज़ ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि हर्षवर्धन को इन्होंने ट्राई किया, बड़े ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, बड़े ही ईमानदार। फिर ये लोग लेके आए किसको? किरण बेदी। वहाँ पे भी नहीं इनकी चली, फाइनली ये जीत गए। तो यही आप लोगों के साथ है, जो लोग भी लगता है बहुत टाइम से कोई एग्जाम दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, एक जीत चाहिए होती है। आप केवल तरीके से लगे रहो, मेहनत करो, सब कुछ भूल के आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जीत गए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को दिए गए प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किस पहल के लिए दिया गया? लैब मित्र पहल है यूपी की, इसे दिया गया। यह पहल है, पहला नहीं। वर्ष 2023 में वाराणसी से शुरू हुई थी। ठीक है। दूसरा क्या है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, नीति आयोग निकालता है, और नीति आयोग का एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल सहयोग मिलता है। ठीक है। और बाकी वाणिज्य, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये क्या है? जैसे निकालता था ना वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग, अब चूंकि ईज ऑफ डूइंग बंद कर दिया तो वर्ल्ड बैंक का सहयोग भी इस पर मिलना बंद हो गया। राज्यों के लिए निकालता था नीति आयोग, तो अभी ये निकालने लगा कि कौन कौन से राज्य उस साल में कितने अच्छे बिजनेस के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं, क्या एक्शन प्लान है। एक टाइम पे यूपी की इसमें रैंक थी 2023 में सेकंड, लेकिन इस बार कितनी आ गई? 6वें पर। ठीक है। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022, इसकी 2 श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया था 2022 में। यह अवार्ड केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा दिया गया था। जो लेटेस्ट रैंकिंग है इसी करंट में है, आगे मैं बताऊंगा, वहाँ पे 6वीं रैंक है यूपी की। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, इसका पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर प्रदेश का एक गांव है पुरा महादेव, किस जिले में? बागपत में। इसे हेरिटेज श्रेणी में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह दिया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बहुत सारे शहर हैं स्वच्छ वायु में, तो आगरा को तीसरा स्थान मिला है। अगर पहला स्थान देखो सूरत को मिला था यहाँ पर। फिर 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में फिरोजाबाद प्रथम स्थान पर और झांसी तृतीय स्थान पर है। ठीक है। और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में रायबरेली प्रथम स्थान पर। तो यूपी के शहर छा गए हैं हर कैटेगरी में। ये पूरा अवार्ड केवल यूपी के लिए नहीं है, पूरे देश के शहरों पर सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें यूपी का ये स्थान है हर अलग अलग कैटेगरी में। अगला नाम जानते हैं, अजीता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका थी, इनका निधन हो गया। यही पूछा जाता है कौन थी, क्या थी। ये मंडी सचिव का बैच है। आप लोगों में से जो भी इस बैच की तैयारी करना चाह रहा है, जिसे लगता है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए स्टूडेंट पूछते हैं, तो ये समझो 99 परसेंटाइल के ऊपर तो सब एकदम सेफ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेंस की तैयारी करो, ठीक है। उसके नीचे भी चांस मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप वेट कर सकते हो शॉर्ट लिस्टिंग का। इसकी तैयारी में जो आपका है कंप्यूटर यूपी स्पेशल और क्लास टेस्ट सब प्रोवाइड करा दिए गए, प्लस इकोनॉमिक्स का जो स्पेशल सेक्शन है 20 नंबर का, इस पर क्लासेज चल रही है। 26 टॉपिक में हमने टोटल इसको डिवाइड किया था। 10 टॉपिक आपके ख़त्म हो चुके, जो बड़े बड़े टॉपिक थे, बहुत डिटेल में हर टॉपिक पर 20 पेज की, 15 पेज की, 18 पेज की ऐसी क्लासेज आ रही हैं। बहुत अच्छे से मेहनत हो रही है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इस बैच में हमें लिमिटेड सीटें 270 रखनी, ऑलमोस्ट कुछ दिनों में फिल हो जाएंगी। 80% के लगभग आपकी सीटें फिल हो चुकी हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फीस हमने रखी है इसकी 1200 रुपये। और आप इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, GS रिवॉल्यूशन सर्च करोगे प्ले स्टोर पर। जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो ऐप के अंदर भी एक ऑप्शन आएगा स्टोर, उसमें जाओगे सारे बैचेज मिल जाएंगे। मंडी सचिव बैच देख के आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पर ही बैच चल रहा है, तो वहीं से आपकी सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी।
आगे चलते हैं। तो ये जो जो हम्म अजीता श्रीवास्तव के बारे में बता रहे थे, खजरी गायिका थी, इनका निधन हो गया। इन्हीं के बारे में आगे तथ्य हैं कि इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था तथा 2022 में पद्मश्री भी मिला था। इनसे क्वेश्चन आ सकता है किस क्षेत्र से थी, क्या क्या मिला। अब उत्तर प्रदेश में संचालित किए गए विभिन्न कार्यक्रम, अभियान और योजनाएं देख लेते हैं। ऑपरेशन भेड़िया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब भेड़ियों का आतंक बढ़ गया तो इनको गोली मारने के आदेश दिए गए, या तो पकड़ो या गोली मारो। कहाँ? बहराइच के मेहसी तहसील में ये चलाया गया था। भेड़ियों के हमले, अब जो भी करंट है ना, अगर आपका सितंबर में आया है तो सितंबर में ही ये घटित हुई हैं घटनाएं, इतना ध्यान रखना। मंथ से ज़्यादा, अगर मंथ है कोई ऑर्डर में पूछा गया तो आप मंथ तो गैस कर ही सकते हो, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा आपका। भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत और 34 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद इस ऑपरेशन को चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत हमले के लिए जिम्मेदार भेड़ियों के झुंड को पकड़ना तथा जो आदमखोर हो गए, आदमखोर वो मतलब जिस आदमी को जो मार के मांस खा जाते हैं, ठीक है, भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। ऑपरेशन में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हुआ। दूसरा जो है थर्मल ड्रोन मैपिंग। थर्मल ड्रोन मैपिंग क्या होती है? किसी भी जानवर का एक टेम्परेचर होता है जो आसपास के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई भी जीव हो। तो जब इसकी मैपिंग होते हैं तो वहाँ पे जंगलों में तो क्या है, पता नहीं चल रहा कहाँ गए, क्या है, पेड़ों के बीच में चले गए। तो ये मैपिंग होती है तो कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये है। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हुआ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 20 अगस्त 2024 को निपुण भारत अभियान चलता है, ठीक है। इसके तहत गोरखपुर में रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। पहले चरण में गोरखपुर के चरगामा ब्लॉक के सभी 78% विद्यालय जो थे, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, चाहे वो कंपोजिट हो, इनको शामिल किया गया। अगले उस पे आते हैं। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम पर्यटन विभाग की तरफ से शुरू किया गया। इसके तहत क्या है, 1 साल तक, ये पहले भी मैं योजना बता चुका हूँ आप लोगों को, जो भी चुने गए लोग हैं वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के, एक प्रकार से टूरिज्म विभाग में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ शोध उन्होंने किया हो, ऐसे लोगों को चुना जाएगा और ऐसे शोधार्थियों को हर महीने 40,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके माध्यम से ये शोधार्थी क्या करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विभाग से संचालित जितनी भी योजनाएं हैं इनका अवलोकन करेंगे, पारिस्थितिकी का अवलोकन करेंगे, समग्र विकास एवं मूल्यांकन इनका करेंगे। सीधी सी बात है, इनकी बड़ाई करेंगे, जाके लोगों तक इसको फैलाएंगे और पर्यटकों का बढ़ावा या पर्यटन विभाग में निवेश को बढ़ावा देने में ये मदद करेंगे। अगला है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024। कहाँ हुआ आयोजन? जालंधर, पंजाब में। विजेता हॉकी पंजाब। अधिकतर ये देखा गया है जहाँ पर आयोजन होता है विजेता उसी क्षेत्र का ही होता है, अधिकतर, हर बार नहीं। उप विजेता हॉकी उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान हॉकी हरियाणा। तो ये इंपॉर्टेंट है, उप विजेता यूपी रही है। 15वां वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम। फायर फाइटर्स क्या होते हैं? अग्निशमन विभाग वाले लोग हैं। इनके गेम्स हुए। आयोजन कहाँ हुआ? आलमबर्ग, डेनमार्क में। इस प्रतियोगिता में भारत के फायर फाइटर थे, इन्होंने बहुत कमाल किया। तो फायर स्टेशन सिविल लाइंस प्रयागराज के मुख्य आरक्षी थे धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने 100 मीटर रेस और 200 मीटर रेस में रजत पदक, और 400 मीटर रेस और 1000 मीटर की रिले रेस होती है, इसमें स्वर्ण पदक सहित टोटल 4 पदक प्राप्त किए। इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ के थे और कौन कौन से पदक, प्लस कहाँ पर आयोजन हुआ। आगे चलते हैं। सशस्त्र बल महोत्सव 2024। जितने भी सशस्त्र बल हैं उनका एक महोत्सव हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में। तो लखनऊ इंपॉर्टेंट है। 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य हुआ। अगला है 9वां कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव। दक्षिण कोरिया का एक प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था, सियोल सम्मेलन करके ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ? भारतीय दूतावास सियोल एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया।
आयोजन कहाँ हुआ है? सियोल, दक्षिण कोरिया में। फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, इसका आयोजन 19 से 22 जुलाई 2024 तक सियोल के इल्सान में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आजकल डेट बहुत पूछी जाने लगी, यूपीपीसीएस का पेपर उठा लो कोई, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नज़र में रखनी है। और एक तो हल्का सा मिस कर दी थी, एक ऐसी थी जो दक्षिण कोरिया वाला ही था, उन्होंने कोई शांति वो बनाया था, ठीक है, तो उसका डेट पूछ लिया था कब उद्घाटन हुआ, और डेट केवल 2 या 3 दिन पीछे दी थी, महीना भी इधर उधर नहीं किया था। दूसरा, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, इसका आयोजन कब हुआ? इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। तो एक्सपो मार्ट क्या होता है? एक स्थान बना देना, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हर प्रकार की व्यवस्था हो, है ना, अलग अलग सेंटर हो, बोलने के लिए हो, माइक हो, मंच हो, वो सब चीज़ें। तो इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में बनाया है यूपी सरकार ने। यहीं पर अधिकतर बड़े बड़े इंटरनेशनल आयोजन होते हैं आपके। जैसे भारत मंडपम में क्या हो रहा है, जितने आयोजन अब होते हैं G20 समेत अब जितने भी हो रहे हैं वो भारत मंडपम में होते हैं, इंडिया लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के। और जो यूपी सरकार करती है वो यहाँ पे होते हैं। 25 से 29 सितंबर 2024 के बीच किया गया। इस ट्रेड शो में बाइक रेस मोटो जीपी का आयोजन भी किया गया। आपको पता होगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बना हुआ है ग्रेटर नोएडा में, मायावती जी ने उद्घाटन किया था, वहाँ पर आपकी क्या फार्मूला 1 रेसेस वगैरह होती हैं, उसी पर ये मोटो जीपी का आयोजन किया गया। सेमीकॉन इंडिया 2024, सेमी कंडक्टर से संबंधित होती है ये, ठीक है। इसका आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट वहीं पर ग्रेटर नोएडा में 11 सितंबर 2024 को किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो इम्पोर्टेंट है ये। सेमी कंडक्टर और एआई के क्षेत्र में इंडिया बहुत हाथ पर मार रहा है, बहुत आगे जाना चाह रहा है। अभी मोदी जी जाने वाले हैं, 11 तारीख को ही जाने वाले हैं आपके कहाँ पर? फ्रांस। एआई समिट है जहाँ भारत उसकी सह अध्यक्षता करेगा फ्रांस के साथ। विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। स्वच्छ वायु प्रगति रिपोर्ट किसने जारी की है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई। इन्होंने बोला है कि जो पहले का इनका स्तर था, जब ये सर्वेक्षण शुरू किया उसके पहले का स्तर, ठीक है, और जिस वर्ष का सर्वेक्षण किया उस वर्ष में इन्होंने कितना कम किया है? तो PM10 कण होते हैं, 2 प्रकार के कण होते हैं, पर्टिकुलर मैटर 2.5 कण और 10 कण, ठीक है। तो PM10 का जो कणकीय प्रदूषण है वो धनबाद ने 81% कम किया। यहाँ ज़्यादा होना स्वाभाविक है क्योंकि कोयला माइनिंग होती, कोयला वाला क्षेत्र, सर्वाधिक कोयला से प्रदूषण कणकीय ही होता है। वाराणसी ने 68% किया, बरेली ने 61 और फिरोजाबाद ने 59। तो यूपी के शहर आपको याद रखने, खासतौर से टॉप 3। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग, बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग 2024, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं, वो देखते हैं क्या है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 6वां स्थान मिला है। जैसा मैंने बोला, पहले एक टाइम पर यूपी 2nd नंबर पर आ गया था। तो धीमे धीमे क्या है, आपको हर टाइम हर साल सुधार करने हैं। इंडिया रैंकिंग 2024 किसने जारी की? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में की। ओवरऑल श्रेणी में IIT कानपुर ही आता है। यूपी का अगर टॉप देखो, इंस्टीट्यूशन देखो तो IIT कानपुर, विश्वविद्यालय देखो तो चूंकि ये विश्वविद्यालय नहीं है तो कोई दूसरा आ जाता है। विश्वविद्यालय श्रेणी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आया, 5वें स्थान पर है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 8वें स्थान पर। नव प्रवर्तन यानी कि नवाचार संस्थान श्रेणी में IIT कानपुर 5वें स्थान पर रहा है। अब भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन कब से कब तक आकलन किया है? 1960 से 2024 तक। कौन करता है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वही आपकी आर्थिक समीक्षा भी करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण। तो अब पुराना भी ये पूरा कर रहे हैं, पूरा एक हिसाब लगा। इससे एक प्रकार से क्या होता है ना, थोड़ा हमें भी समझ में आता है कहाँ क्या थे हम, क्या चीज़ वर्क कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। दूसरा, इस गवर्नमेंट का थोड़ा परसेप्शन भी बनता है। इन्होंने किया 17 सितंबर 2024 को ये जारी किया। इसमें इन्होंने बोला कि 1991 यानी कि सुधार जिस वर्ष हुए थे, तो सुधार तो लेट हुए ना, उस वर्ष उत्तर प्रदेश देश की GDP में कितनी हिस्सेदारी थी? 12.6%। और इस टाइम 2023-24 में यह घटकर 9.5% हो गई। अब चूंकि ये डेटा हर जगह ना अलग अलग आता है, हम लोगों ने 9.2 भी पढ़ा था, 9.3 भी पढ़ा था,
तो अलग अलग लोग अलग अलग सर्वे करते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये होता रहता है, इसमें किसी को भी डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों में क्योंकि इतनी स्पीड से बढ़ भी रही है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लगाया 9.5% हो गई है। अब इस टाइम पे क्या था, यूपी प्लस उत्तराखंड भी तो था 1991 में। अब यूपी कहाँ आ गया है आपका, केवल यूपी अकेला है, तो एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया कि इस टाइम देश की जीडीपी भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से यूपी का योगदान इतना भी बहुत ज़्यादा है। हुरून इंडिया अंडर 35 रिपोर्ट 2024, ये हुरून निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जो रिच आदमी होते हैं उनकी लिस्ट निकालते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़े दानवीर हैं उनकी भी लिस्ट निकालते हैं। तो इन्होंने बोला है अंडर 35 मतलब 35 से कम उम्र के बिलियनियर की लिस्ट निकाली इन्होंने। इस लिस्ट में पहली बार उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला। उत्तर प्रदेश के 12 युवा उद्यमियों को लिस्ट में स्थान मिला। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने आगरा शहर में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। दुर्गादास राठौर कहाँ के थे, आपके राजस्थान के। चूंकि आगरा राजधानी थी मुगलों की, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वीरता के अपने काम किए थे, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। ये बीपीओ बैच की जानकारी है, जो लोग भी बीपीओ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी चीज़ें, सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको। डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो और जीएस रिवॉल्यूशन ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है, अगर कोई क्वेरी हो तो इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक 3D वैदिक संग्रहालय का निर्माण करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपका जितने भी करंट पढ़ो उसमें है। ठीक है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 3D वैदिक संग्रहालय का निर्माण करेगी। इसमें उस टाइम के वैदिक काल की सारी चीज़ें, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। अगला है करंट, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, सिविल नहीं होगा यहाँ पर, शिविर होगा। सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में 2000 अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2000। इस टाइम पे देखोगे इसकी संख्या 50 के आसपास भी नहीं होगी, और अभी 2000 खोले जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अटल आवासीय जो विद्यालय होते हैं, आपको सरकार सारा खर्चा उठाती है, रहने का, खाने का, पढ़ाने का। पुराने वाहनों को कबाड़ यानी कि स्क्रैप नीति आई होगी, आप लोगों को पता होगा। 15 वर्ष से ज़्यादा जो पुराने वाहन हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें फैलाते थे, तो कबाड़ में बदलने में यूपी राज्य को पहला स्थान मिला है। बहुत कबाड़ वाहन थे यहाँ पर। सोनभद्र की जो पुलिस लाइन है, ऐसे ये सिंगल लाइन फैक्ट है जो यूपी के बारे में। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह पूर्वांचल की पहली आईएसओ सर्टिफाइड। अब देखो, आईएसओ प्रमाण पत्र जो होता है ना, उसका जो कोड होता है अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है, ये याद करना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जा चुका है यूपी SSC के कई एग्जाम्स में। तो पूर्वांचल की ये पहली आईएसओ सर्टिफाइड क्या है, 9001 अनुपात 2015 पुलिस लाइन बनी। हिमस्खलन, जब भी हिमस्खलन होता है आपको पता है, खासतौर से सियाचिन वगैरह में, जम्मू कश्मीर, अचानक से बर्फ, भारी बर्फ आके गिर जाती है, हमारे कई सैनिक हर साल दब जाते हैं बेचारे, है ना। तो इस हिमस्खलन से सैनिकों की जान बचाने के लिए नोएडा में एक फैक्ट्री है आपकी, फेरी टेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने स्वदेशी एयरबैग को लॉन्च किया। यूपी से संबंधित है, नाम याद रखना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उत्तर भारत के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी, 100 मीटर होगी और चौड़ाई 33 मीटर। फ्लोटिंग होगा, तैरता हुआ। इसका नाम ही इन्होंने रख दिया फ्लोट, और गोरखपुर के रामगढ़ ताल में यह स्थित है। अगला है, केंद्र सरकार ने युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छपरौली में पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। फ्रांसीसी विमान निर्माता है डसॉल्ट। डसॉल्ट के हम लोग कौन कौन यूज करते हैं, राफेल, मिराज, ये सब इसी ने ही बना के भेजे हैं, और बहुत अच्छे, हमारे टॉप क्लास के यही सब विमान हैं। जब पाकिस्तान पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी तो मिराज का इस्तेमाल किया गया था, ग्वालियर से उड़े थे ये सब। ठीक है,
तो अब चूंकि इन विमानों की रखरखाव की जिम्मेदारी भी कौन, फ्रांस ही लेगा, डसाल्ट ही लेती है लंबे समय तक, गवर्नमेंट समय समय पर पैसे देती रहती है। तो इसी के रखरखाव के लिए ये एक फैक्ट्री अपनी यहाँ पर खोलेगी, यूनिट लगाएगी नोएडा में। अगला है उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जाएगी। अब 73 ही क्यों है, 75 क्यों नहीं? क्योंकि 2 जिले हैं जहां पर खेती वगैरह नहीं होती है, जैसे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, शहरी जिले हैं ये, तो इनको छोड़ दिया गया। अगला है उत्तर प्रदेश ने बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने हेतु 5 सीड पार्क, बीज वाले पार्क जो हैं स्थापित करने की घोषणा की। अगला है उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। जैसे अटल आवासीय विद्यालय है ना, बड़ी मात्रा में खोले जा रहे हैं, सैनिक स्कूलों की भी व्यवस्था कर रहे हैं। देखो योगी जी की एक अच्छी खासियत है, वो केंद्र की कोई योजना देखते हैं कि केंद्र इस योजना में केंद्र पैसा लगा रही है, थोड़ा बहुत पैसा हमें लगाना होगा, वो पूरा दोहन करते हैं उसका, बड़े पैमाने पर योजना को लागू कराते हो, पैसा देते हो, केंद्र से खींचते हैं पैसा। अगला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो युद्ध म्यूजियम बनाया जाएगा, जैसे नेशनल वार म्यूजियम बना है, ये अगर आप लोगों ने देखा हो दिल्ली में बना है। पहले जो होता था आपका ना, इंडिया गेट पर ज्योति जलती रहती थी, अब इंडिया गेट से हटा के उसे नेशनल वार म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया, उसी के पास में बना दिया गया। फिर अगला है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की ग्यासपुर गांव की नमो ड्रोन दीदी, ये एक योजना चलती है, आपको पता हो ड्रोन दीदी योजना चलती है, तो नमो ड्रोन दीदी बनी है अंजना यादव। ये 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुई थी। अगला आ जाते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए उम्मीदवारों की संख्या में यूपी द्वितीय स्थान पर है, पहले स्थान पर एमपी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक मक्का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कब तक रखा है और कितना रखा है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के पहले कमिश्नरेट पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम CCMS की स्थापना कहां, आगरा पुलिस कमिश्नरेट में की गई। यहां पर आपके सितंबर मंथ के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है अच्छे से, वो इन सारी चीज़ों को अपने फ्रेंड्स फैमिली मित्रों से जरूर शेयर करते रहें। जैसे भी तैयारी करनी, ये जूनियर असिस्टेंट का बैच है, ये भी चल रहा है, और ये फॉरेस्ट गार्ड का भी बैच है। सारे बैचेज को उसी तरीके से ध्यान में रख के तैयारी कराई जा रही है कि अगर आपने अपने एंड से मेहनत कर ली तो सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, ज्वाइन करने का सेम प्रोसेस है। कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।